विहान धीरे धीरे लाइन पर आ रहा था। उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी से समझौता कर लिया था। निकिता वाला जिम छोड़े हुए महीने से ज़्यादा हो गया था। उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। वो इतना भी पागल नहीं था जो उसके पीछे मजनू बना घूम था। वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन जब उसे मंजूर नहीं तो बेकार में अपने समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं था। पहले ही बहुत सुना चुकी थी और ऊपर से उस दिन थप्पड़ भी मार दिया था। अब और सुनने की विहान में हिम्मत नहीं थी। जो किस्मत में नहीं है उसके पीछे भागने की बजाय जो है वो उससे हाथ नहीं धोना चाहता था। यूँ तो निकिता खुश थी विहान की जिम छोड़ने से, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी भी खलती थी। अक्सर उसे लगता था वो पीछे से आवाज़ देगा और वो चिढ़कर पीछे देखेगी, उस पर गुस्सा करेगी। बहुत कुछ दिल में महसूस होता था जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। वो विहान से ज़्यादा खुद से नाराज़ थी, क्योंकि आज भी उसके दिल में वो कहीं ना कहीं था। जब कार्तिक के नज़रिए से सोचती थी तो यह बात उसे बेहद तकलीफ़ देती थी। वो कार्तिक की पत्नी थी, इस नाते उसकी सोच में भी सिर्फ उसी का ख्याल होना चाहिए था, किसी और का नहीं। जब भी वो विहान के बारे में सोचती थी उसे लगता था जैसे वो उसे धोखा दे रही। रात को निकिता ने कार्तिक से कहा, मुझे लगता है अब परिवार बढ़ाने का वक्त आ गया है। मैं माँ बनना चाहती हूँ कार्तिक, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे बहुत नेक ख्याल हैं इस बारे में, तुम कहो तो आज से ही कोशिश शुरू कर दें। वैसे अचानक से तुमने माँ बनने का फ़ैसला क्यों ले लिया? कुछ समय पहले जब हमारी इस बारे में बात हुई थी तब तुमने कहा था कि तुम अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, पर अब लगता है ज़्यादा देर करना भी ठीक नहीं है। 30 से पहले हो जाए तो ठीक है, वरना बाद में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। कभी ना कभी तो बच्चा पैदा करना ही है, तो अभी क्यों नहीं? तुम संभाल लोगे ना मुझे? तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, मैं बच्चों को भी संभाल लूँगा और तुम्हें भी। कार्तिक उसके करीब आ ही रहा था कि उसने रोक दिया। क्या हुआ, तुम्हारा मूड नहीं है क्या? ये बात नहीं है, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। अगर हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएं तो? ये तो मेरे लिए डबल खुशी की बात है, पर एक समस्या है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। हम उनसे मिलने जाते रहेंगे और वो भी जब चाहे हमारे साथ आकर कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, बस मैं साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर कार्तिक का मुंह बन गया। मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। रात बहुत हो गई है, ऐसा करते हैं सो जाते हैं। वो इस समय बहस के मूड में नहीं था। वो चुपचाप अपनी जगह पर जाकर सिमट गया। कुछ सेकंड्स पहले वाला प्यार मोहब्बत का मूड अब हवा हो चुका था। कार्तिक सो गया था और निकिता अभी भी जाग रही थी। माँ बनने का और दिल्ली जाने का फैसला उसने विहान की यादों से दूर जाने के लिए किया था। बच्चा हो जाएगा तो वो उसमें व्यस्त हो जाएगी। दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहने से अतीत में झांकने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। कार्तिक निकेता से मन ही मन नाराज़ था। एक ही शहर में रहते हुए वो अपने माता पिता से कैसे अलग रह सकता था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि निकिता को उसके मम्मी पापा से आखिर समस्या क्या है। वो बेचारे तो उसे कुछ कहते भी नहीं, फिर भी पता नहीं उसे वो पसंद क्यों नहीं। उसका उखड़ा हुआ मूड देखकर विहान ने उससे वजह पूछी तो उसने साफ साफ पूरी बात बता दी। निकिता ने अचानक से दिल्ली जाने की बात क्यों कही? मुझे नहीं पता यार, शायद ये सोचकर कहीं होगी कि प्रेगनेंसी में अपने परिवार के पास रहना ज़्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक गया। वो प्रेग्नेंट है क्या? फिलहाल तो नहीं, पर होना चाहती है। पहले तो कह रही थी वो बच्चे के लिए तैयार नहीं है। अब उसे माँ भी बनना है और दिल्ली जाकर भी रहना है। ये सुनकर विहान समझ गया था कि ये सब निकिता उससे दूर जाने के लिए कर रही है। इसका मतलब वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। खैर, इन सब बातों का अब क्या फ़ायदा? शादी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना कि लगता है। इस बार उसने उसे कुछ खास सलाह नहीं दी। कार्तिक, ये तेरा निजी मामला है, इसमें मेरा कुछ कहना सही नहीं है। सही कहा तूने। अच्छा एक बात बता, अगर काव्या कहे कि वो एक ही शहर में रहकर तेरे मम्मी पापा के संग नहीं रहना चाहती तो तू क्या करेगा? मुझे नहीं लगता काव्य कभी ऐसा कुछ कह सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मम्मी और उनके बीच सब कुछ ठीक है। मम्मी जी कभी कभी कुछ ऐसा कह देती हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। काव्या को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो मेरे समझाने पर समझ जाती है। वैसे हम पुणे में ज़्यादा खुश हैं। ये सुनकर कार्तिक ने कहा, तू लकी है जो काव्या तेरी बात समझ तो जाती है। मेरी बीवी को तो कितना भी समझा लो, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। विहान को कार्तिक का काव्या को काव्या कहना अच्छा नहीं लगा था और ना ही निकिता की बुराई करना। जैसी भी थी वो अब उसकी बीवी थी। वो हमेशा उसकी तुलना काव्या से किया करता था और हर बार उसे लकी कहता था, जैसे कि वो खुद कितना अनलकी है। उसने मन ही मन कहा, मुझसे ज़्यादा काव्या लकी है जो उसे मैं मिला हूँ। कम से कम मैं कार्तिक की तरह अपनी बीवी की बुराई तो नहीं करता। हद है इस आदमी की भी।
इतनी अच्छी बीवी मिली है तो भी संभाली नहीं जा रही। अगर वो उसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती तो ज़रूर उसकी कोई वजह होगी। पता नहीं मेरी बीवी में इसे इतनी दिलचस्पी क्यों है। इसकी बीवी में मुझे दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। बाकी मेरी आदत नहीं है दूसरों की बीवियों में दिलचस्पी दिखाने की। आगे से इसको डिनर पर नहीं बुलाऊंगा। घर पर जब देखो हर बात को घुमा फिरा कर मेरी बेबी एलिफेंट पर ले आता है। विहान जिम से घर आया तो देखा काव्या शॉर्ट्स में सोफे पर लेटी हुई थी। उसे देखकर वो उठने लगी तो उसने मना कर दिया। इस बार उसे शॉर्ट्स में देखकर उसका मूड खराब नहीं हुआ। उसने अब अपने दिल को समझा लिया था कि जैसा भी है अब यह एलिफेंट उसका निभाना तो पड़ेगा ही, और आखिर कब तक उसे उसके वजन के लिए टोकता रहेगा। काव्या उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं पानी अपने आप ले लूँगा। ऑफिस से कब आई? 10 मिनट हुए हैं आए हुए। थक गई थी, थोड़ा आराम कर रही थी। ठीक है फिर आज मटर पुलाव खाकर गुजारा कर लेंगे, रोटी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज पुलाव मैं बना दूंगा, तुम आराम करो। विहान के बदले हुए रूप ने तो उसे हैरान कर दिया था। वो उसे गौर से देख रही थी। ऐसे घूरकर मत देखो काव्या, लगता है अपने पति के बदले हुए रूप पर यकीन नहीं हो रहा तुम्हें। सही कहा आपने। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। फ्रेश होने के बाद विहान ने मटर पुलाव बनाने के लिए रख दिया था। उसके दिल ने सवाल किया, वाह विहान तूने तो कमाल कर दिया है। तो 360 डिग्री कैसे बदल गया? ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है। मेरे एक दिन खाना बनाने से अगर उसे खुशी मिलती है तो मेरे लिए तो यह अच्छा ही है। वो जितना खुश रहेगी उतना मुझे खुश रखेगी। मैं अपनी शादी को एक मौका देकर देखना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। रात को सोते हुए काव्या ने भी यही सवाल किया और उसने घुमा फिरा कर वही जवाब चेप दिया जो उसने अपने दिल को दिया था। बातों बातों में उसने आज कार्तिक की समस्या पर भी उससे उसके विचार पूछे। काव्या, अगर हमें कल को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा तो तुम मेरे मम्मी पापा के साथ रहना पसंद करोगी या फिर अकेले? निकिता की तरह ये सवाल सुनकर वो थोड़ी सोच में पड़ गई थी। खैर उसने सीधा सीधा ना कहकर जवाब गोलमोल करके दिया। एक ही शहर में रहकर उनसे अलग रहने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मैं सुबह चली जाऊंगी और रात को घर आऊंगी तो लड़ाई झगड़े होने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। साथ में एक खाना बनाने वाली मेड रख दूंगी क्योंकि ऑफिस से आने के बाद रसोई में खुद को झोंकना मेरे लिए संभव नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि ऑफिस से आने के बाद घर के कामों में लगी रही तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा थक जाऊंगी, जिससे हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहूँगी कि पड़े। ये सुनकर विहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी बीवी समझदार है। वैसे निकिता ने अगर अलग रहने की इच्छा जताई है तो इसकी कोई वजह होगी और कार्तिक को समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे गलत ठहराने की। सही कहा तुमने। खैर मैंने उसे कोई राय नहीं दी। उनके निजी मामले से हमारा क्या लेना देना। मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती उसकी, हर बात पर वो निकिता की तुलना तुमसे करने लगता है। आज उसका तुम्हें काव्या कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ओहो, बड़े पॉसेसिव हो रहे हैं आप। आजकल आपकी पॉसेसिवनेस भी मुझे अच्छी लग रही है। वो अगली बार तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग के लिए आए तो उसे नज़रअंदाज कर देना। ठीक है। वो कहना तो चाहती थी कि यह कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहले तो खुद उसे घर में 3 बार डिनर पर बुला लिया था और अब मुलाकात होने पर उसे नज़रअंदाज कर दे। ऐसा कैसे संभव है? जान पहचान होने के कारण थोड़ी बहुत बात तो करनी ही पड़ेगी। ये भी अजीब मुसीबत थी। पहले जब विहान काव्या में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था तो वो परेशान थी और अब उसे उसकी प्यार रूपी पॉसेसिवनेस परेशान कर रही थी। निकिता और कार्तिक बच्चे के लिए तो एक मत पर थे और उसके लिए उन्होंने कोशिश करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन दिल्ली में अपने परिवार से अलग रहने के लिए वो तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में तनातनी जारी थी। रात को फिर उसके और निकिता के बीच इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। कार्तिक, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं उनसे रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अलग रहने के लिए कह रही हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे मम्मी पापा के साथ रहने में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। पूरा दिन तो तुम ऑफिस में रहोगी, शाम के कुछ ही घंटे तो बिताने हैं तुम्हें उनके साथ, वो भी तुम्हें बिताने में प्रॉब्लम है। ये तो हद हो गई निकिता। तुम खाना बनाने की टेंशन मत लो, उसके लिए मैं मेड रख दूंगा। प्लीज़ निकिता, समझने की कोशिश करो। पुणे में अलग रहना समझ में आता है, लेकिन एक ही शहर में रहकर अलग रहने में कोई समझदारी नहीं है। मेरे मम्मी पापा और रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन सबकी नज़रों में तुम बुरी बन जाओगे। लोग कहेंगे बहू ने बेटे को अलग कर दिया है। अलग रहने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता कार्तिक। मैंने कहा तो है हम उनसे समय समय पर मिलने जाते रहेंगे और जब उनकी इच्छा हो वो भी आकर हमारे साथ रह सकते हैं। ये मैं समझता हूँ, लेकिन लोग थोड़े ही ना समझते हैं। उन्हें तो बस बोलने का मौका चाहिए। मैं नहीं चाहता लोग मेरी निकिता को गलत समझे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, दिल्ली शिफ्ट हो जाने के बाद मैं कुछ दिन उनके साथ रहकर देखूंगी।
लेकिन अगर नहीं जमा तो फिर तुम मुझ पर साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाओगे। फिलहाल मेरा ध्यान बच्चे पर है। पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, दिल्ली वाली बात की वजह से मूड खराब करके बैठे हुए हो। इस तरफ तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें करीब आए हुए। क्या करूं, इस वजह से इच्छा ही नहीं कर रही थी कुछ करने की। आज मूड है कि नहीं, मैं थका हुआ हूँ निकिता, फ़िलहाल सोने का मूड है। कल मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। उसने पहले सोचा बताऊं कि नहीं, लेकिन फिर उसने बता ही दिया। पिछली मीटिंग काव्या के ऑफिस में थी, उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ। सॉरी, अपने इस झगड़े के चक्कर में बताना भूल गया था। कल की मीटिंग भी वही है। विहान की बीवी काव्या के बारे में बात कर रहे हो क्या? तो और कौन सी काव्या को जानते हैं हम, उसकी बीवी है इसलिए बता रहा हूँ, कहीं तुम बाद में गलत ना सोचो। निकिता ने व्यंग्यात्मक शैली में मुस्कुराते हुए कहा, भला मैं क्यों उसे लेकर तुम्हारे बारे में गलत सोचूंगी। वैसे तो मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक बारगी को उसकी जगह कोई हॉट लड़की होती तो सोचती भी। पता नहीं विहान ने क्या देखकर उससे शादी कर ली। ये सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया था। क्यों, क्या खराबी है उसमें? अच्छी खासी तो है देखने में। विहान तो उसके गुण गाते हुए नहीं थकता, हर समय बस काव्या काव्या करता रहता है। इंसान किसी से यूं ही शादी नहीं करता, उसे कुछ अच्छा लगा होगा उसमें, तभी उसने शादी की होगी। ये बात तुम नहीं समझोगी, तुम अपने आगे किसी को कुछ समझती कहाँ हो। ओहो, किसी और की बीवी के लिए अपनी बीवी को बातें सुनाई जा रही हैं। बढ़िया है, काव्या की बुराई सुनकर विहान को मिर्ची लगती तो मैं समझ जाती, लेकिन तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग गई? कहीं तुम भी उसे मन ही मन पसंद तो नहीं करते? यह भी क्या सवाल पूछ लिया मैंने। पसंद आई होगी तभी तो स्केच बनाया होगा। कोई किसी का स्केच यूं ही नहीं बनाता। बकवास बंद करो अपनी निकिता, बहुत हो गया। सच बोलकर मैंने तुमसे गलती कर दी। अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड अच्छा नहीं है। मुझे काव्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी जगह तुम किसी और के बारे में भी गलत बात कहती, तब भी मैं तुम्हें टोकता। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है जो तुम में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर जिसमें तुम्हें यह इंसानियत नज़र आ रही है जाकर उसके साथ रहो। कार्तिक और निकिता के बीच बेवजह का झगड़ा शुरू हो गया था, जिसका कोई मतलब नहीं था। हकीकत में झगड़े की असल वजह निकिता के दिल में विहान के प्रति नाराज़गी थी। काव्या का नाम सुनते ही उसे उसके दिए गए धोखे की याद आ जाती थी। विहान के मुंह से उसके लिए काव्या सुनकर अंदर से दिल जलता था। उसे तकलीफ होती थी ये देखकर कि विहान उससे अलग हो जाने के बाद भी इतना खुश था, और वो दुखी थी। रात को दोनों अपनी अपनी जगह पर सिमट कर सो गए थे। कार्तिक सुबह नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया था। उसने सोचा था काव्या के ऑफिस पहुंचकर नाश्ता कर लेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही मीटिंग शुरू हो गई थी। कुछ समय मीटिंग में बीत गया और कुछ समय काम में। लंच ब्रेक में जाकर वो फ्री हुआ था। वो आज सीधा खाने की प्लेट लेकर टेबल पर बैठ गया था। काव्या सोच रही थी उससे बात करे या ना करे। विहान ने उससे बात करने के लिए मना जो किया था, पर उसे ऐसे कार्तिक को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद वो उसकी टेबल पर चली गई बात करने के लिए। हेलो कार्तिक, कैसे हैं आप? हाय काव्या, खाने के बाद बेहतर महसूस कर रहा हूँ, वरना भूख से मेरी जान निकल रही थी। आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था क्या आज? नहीं, ऑफिस जल्दी पहुँचने के चक्कर में रह गया। थैंक यू कार्तिक, आपके संता बनता के चुटकुलों की वजह से उस दिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, वरना मेरा मूड उस दिन बहुत ख़राब था। जानता हूँ, तभी तो वो चुटकुला लिख कर दिया था। विहान बता रहे थे आप लोग दिल्ली शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, सोच तो रहे हैं, पर अभी कुछ पक्का नहीं है। काव्या सोच रही थी वो निकिता वाले मुद्दे पर कोई बात करे कि नहीं। उसे चुप देखकर कार्तिक ने कहा, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। भरोसा रखिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सॉरी, आपके निजी मामले में मुझे बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ। आप एक बार निकिता के नज़रिए से सोच कर देखिए। हमारे माता पिता का व्यवहार हमारे लिए जितना अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। फिर सास बहू और नंद भाभी का रिश्ता ही ऐसा है जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं सामने वाले से। पेरेंट्स का अपने बेटे के लिए प्यार स्वाभाविक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही रिश्ता उनके बहू के साथ भी हो। कभी कभी दूर रहने से रिश्तों में प्यार बना रहता है और साथ रहने से मनमुटाव बढ़ जाता है। अपनी बात कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। खैर, शुक्रिया निकिता का पक्ष लेने के लिए। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। एक मिनट, मैंने आपसे इस बारे में बात की थी, आप ध्यान से मत कहिएगा। उन्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप किया। बेफिक्र रहिए, ये बात हमारे बीच रहेगी। मुझे अच्छा लगा जानकर कि आपको निकिता की इतनी फिक्र है। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था, काव्या कितनी अच्छी है जो निकिता से दोस्ती ना होने के बावजूद उसके बारे में इतना सोचती है, और एक निकिता है जो उसके बारे में इतना गलत बोलती है।
खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, कभी कभी किसी का अच्छा व्यवहार ही काफ़ी होता है सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ज़रूर विहान ने उससे शादी उसके अच्छे स्वभाव के कारण ही की होगी। पता नहीं निकिता को ये खूबसूरत क्यों नहीं लगती, मुझे तो काव्या की सूरत और सीरत दोनों में कोई कमी नहीं दिखती। विहान वाकई में खुशकिस्मत है जो उसे काव्या पत्नी के रूप में मिली है। टी ब्रेक में विहान ने कार्तिक से पूछा, और मीटिंग कैसी रही? काव्या के ऑफिस में मीटिंग तो बढ़िया रही, पर उसने हाय हेलो के सिवा कुछ बात नहीं हुई। वो आज काफ़ी बिजी थी। ये सुनकर विहान मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो, काव्या ने उसकी बात मानते हुए कार्तिक को ज़्यादा भाव नहीं दिया। हाँ, आजकल उसे घर आने में देर हो जाती है। तुम्हारा और निकिता का मामला सुलझा कि नहीं? उसने झूठ बोल दिया। पति पत्नी के झगड़े लंबे कहाँ चलते हैं, सुबह की लड़ाई रात तक ख़त्म हो ही जाती है। कार्तिक चाय पीकर अपनी सीट पर चला गया था और विहान बैठे बैठे सोच रहा था, कमीना कहीं का, रात तक तो लड़ाई ख़त्म करेगा ही, क्योंकि रात को इसे अपना मतलब जो साधना होता है। बड़ी भोली है निकिता, गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई। वैसे इंसान बुरा नहीं है, माना माँ बाप का ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बीवी की खुशियों को नज़रअंदाज करना कौन सा सही है? निकिता माँ बनने की जल्दी इसलिए मचा रही है क्योंकि वह मुझे बुलाना चाहती है। क्या एक बार दोबारा कोशिश करके देखनी चाहिए? इतनी बार तो कोशिश कर चुका हूँ, अब और बेइज्जती करवाने की हिम्मत नहीं है। अब जब तक वो खुद सामने से आकर मुझसे बात नहीं करेगी तब तक मैं भी उसके पीछे नहीं जाने वाला। वैसे भी काव्या तो है ही मेरे पास, मैंने तो निकिता को एक और मौका दिया था, लेकिन जब उसे दिलचस्पी नहीं तो मुझे भी उसके पीछे मजनू बनकर फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। शाम को घर पहुंचा तो काव्या ऑफिस से आई नहीं थी। फ्रेश होकर आराम करने के लिए सोफे पर लेट गया। उसकी नज़र दीवार पर लगी शादी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखकर उसे हंसी आ गई। दुल्हन के जोड़े में काव्या को स्लिम ट्रिम देखकर झटका ही लग गया था। बाद में पता चला वो बॉडी शेपर का कमाल था। वो उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने काव्या खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोलते ही कहा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि शादी में तुम्हारे स्लिम फिगर का राज वो बॉडी शेपर था। वैसे कमाल लग रही थी तुम उस दिन। काव्या इस समय इतनी थकी हुई थी कि उसने इस बात पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कपड़े बदलने अंदर चली गई। फ्रेश होने के बाद वो भी आराम करने के लिए लेट गई। उसे लगा था आज भी विहान उसकी सर्विस में हाजिर रहेगा, लेकिन ये उसका भ्रम था। आजकल कुछ ज़्यादा ही देर से आने लगी हो। क्या करूं, काम ज़्यादा है। सब्जी काट कर दे दो, तब तक मैं रोटी बना दूंगी। कपड़े भी बाहर पड़े हैं, वो भी संभालने हैं अभी। सॉरी डियर, आज तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सिर दर्द का बहाना बनाकर वो कमरे में खिसक गया। काव्या बेचारी किचन में अकेली लगी हुई थी। उसके बाद उसे बालकनी से कपड़े भी उतार कर लाने थे, उनकी भी तह लगाकर अलमारी में रखनी थी। विहान का स्वभाव उसकी समझ से बाहर था। कभी तो वो इतना अच्छा बन जाता था और कभी ऐसा जैसे कि उसे उससे कोई मतलब ही नहीं हो। कौन सा विहान असली था और कौन सा नकली, ये वो समझ नहीं पा रही थी। विहान कमरे में आराम फरमा रहा था। चाहता तो वो काव्या की मदद कर सकता था, लेकिन आज उसका मदद करने का कोई मूड नहीं था। उसके अनुसार ज़्यादा प्यार सेहत के लिए हानिकारक होता है। वो नहीं चाहता था काव्या को उसकी मदद की आदत पड़ जाए। कभी कभी बीवी की मदद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज़ मदद करने से पति की अहमियत कम हो जाती है और बीवी को भाव खाने की आदत पड़ जाती है। बाकी वो जब कभी उग्र रूप धारण करेगी तो वो उसे अपनी लल्लो चप्पो से मना लेगा। काव्या को मनाना कौन सा मुश्किल काम है, बीवी को कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है। खाना बनाने के बाद काव्या ने उसे बाहर खाना खाने के लिए बुलाया। विहान उसका चेहरा देखकर समझ गया था वो बुरी तरह थक चुकी है और कभी भी गुस्से से फट सकती है। उसने प्यार से कहा, सॉरी काव्या, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। क्या करूं, सिर में जो भयंकर दर्द था, अभी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब तुम आराम से बैठो, खाना मैं लगा देता हूं। वो फटाफट प्लेट में खाना डालकर ले आया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। वो इसी में खुश हो गई, ये सोचकर कि कम से कम विहान को इतना तो ख्याल है उसका। माना बहुत अच्छा नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है विहान। निकिता ने कार्तिक को मना लिया था। आखिर कब तक नाराज़गी पालती? यूँ तो सब ठीक ही था ऊपरी तौर पर, लेकिन उसे अंदर ही अंदर उसका काव्या के पक्ष में बोलना खला था। ऐसा बहुत ही कम बार हुआ था जब कार्तिक ने उसका पक्ष लिया हो। उसके लिए उसके माँ बाप सर्वोपरि थे। उसे हर मामले में हमेशा उसकी ही गलती नज़र आती थी। माँ बाप का तो चलो एक बार को समझ में आता है, लेकिन काव्या का क्या? उसने विहान की बीवी के लिए उसे सुनाया, यह सोचकर उसे मन ही मन तकलीफ़ हो रही थी। समय अपनी गति से गुजर रहा था। कार्तिक और निकिता को 6 महीने हो गए थे बच्चे के लिए कोशिश करते हुए, लेकिन परिणाम अभी भी ज़ीरो था। ये बात निकिता को परेशान कर रही थी।
एक तो वो पहले से परेशान थी, ऊपर से उसके सास ससुर भी पुणे आ गए थे कुछ दिन उनके साथ रहने के लिए। उनके आने से उस पर संस्कारी बहू होने का दबाव बढ़ गया था। कार्तिक को हमेशा की तरह श्रवण कुमार बनने से फुर्सत नहीं थी, जिस वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी नीरस होती जा रही थी। शनिवार की शाम को उसकी सासू माँ ने उसे पकड़ लिया। निकिता, बच्चे के बारे में क्या सोचा है? मरने से पहले हमें अपने पोता पोती की शक्ल देखने को मिलेगी या नहीं? मम्मी, हम कोशिश कर रहे हैं। कितने महीने हो गए कोशिश करते हुए? उसे अपनी सास के इस सवाल पर गुस्सा आ गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। 6 महीने हो गए हैं मम्मी कोशिश करते हुए, और खाओ बच्चा रोकने की गोलियां। अब आ रही है ना बच्चा पैदा करने में समस्या। आजकल की लड़कियों को अपने शरीर के आगे कुछ दिखता नहीं है। जिम जाने का भूत सिर पर सवार रहता है। पहले साल में बच्चा पैदा कर लेती तो आज यूँ कोशिशें नहीं करनी पड़ती। अब कोशिशें करने में समय बर्बाद मत करो, सीधा डॉक्टर के पास जाओ। क्या पता तुम्हारे अंदर कोई समस्या हो। उनकी बातें सुनकर उसका गुस्से से खून खोलने लगा। दिल तो कर रहा था कि उन्हें अच्छे से सुना दे कि कमी उनके बेटे में भी हो सकती। अगर वो संबंध बनाते समय सावधानी बरतता तो उसे गोलियां नहीं खानी पड़ती, लेकिन अगर वो उन्हें सुनाती तो वो कार्तिक को नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताती और उसे उसकी नज़र में गलत साबित कर देती। वैसे ही उसे अपनी माँ के आगे कुछ दिखता नहीं है। उसने शांति से जवाब दिया, ठीक है मम्मी, मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। उसने सोचा था वो शाम को जिम जाएगी, लेकिन इस वजह से उसने जिम जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। रात को उसने कार्तिक से इस बारे में बात की तो वो उसे समझाने लगा, तुम हर बार मम्मी की बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? इस उम्र में पोता पोती की चाह रखना कोई गुनाह तो नहीं है, और अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उसका जवाब सुनकर निकिता चुप हो गई और वॉशरूम में जाकर रोने लगी। वो कहना चाहती थी, उनकी बात इतनी गलत नहीं थी जितना कि उस बात को कहने का तरीका गलत था। पर कार्तिक को कुछ भी कहना बेकार था, क्योंकि उसे वो हमेशा गलत और अपने माँ बाप सही लगते थे। निकिता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले लेती। सास की वजह से जिम जाना बंद हो गया था। बेचारी अपार्टमेंट के ग्राउंड में जॉगिंग करके काम चला रही थी। खाना बनाने वाली आए दिन छुट्टी मार लेती थी। उसकी वजह से उस पर काम का बोझ बढ़ जाता था। खैर, सुबह का नाश्ता तो उसे ही बनाकर जाना पड़ता था। सास को हर काम में टोकने की इतनी आदत थी कि सफाई करने वाली से लेकर खाना बनाने वाली भी उनसे परेशान हो गई थी। ससुर का स्वभाव सास से बेहतर था। वो आधे से ज़्यादा समय टीवी में न्यूज़ देखकर बिताते थे या फिर नीचे वॉक करने में। उनकी एक ही आदत ख़राब थी कि सास की गलत हरकतों के लिए उन्हें टोकते नहीं थे। शायद वो भी उनसे डरते थे। कार्तिक को तो आजकल माता पिता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। ऑफिस से आकर उनके साथ बैठ जाया करता था। रात को सोने के लिए ही सिर्फ कमरे में आता था। पता नहीं कितनी बातें थी उनके पास जो ख़त्म ही नहीं होती थी। अक्सर वो उसका इंतज़ार करते हुए सो जाया करती थी। सास ससुर के चक्कर में जो थोड़ी बहुत मोहब्बत उनके बीच थी, उसकी भी वाट लग गई थी। इसलिए वो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। उन लोगों को अपना बेटा तो वापस मिल गया था, लेकिन उससे उसका पति छिन गया था। सास के दबाव बनाने की वजह से कार्तिक और निकिता को बच्चे के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बस उसके बाद शुरू हो गए डॉक्टर की क्लिनिक के चक्कर और उन दोनों के मेडिकल टेस्ट। इस वजह से निकिता को मानसिक तनाव होने लगा था। घर, ऑफिस और उस पर माँ बनने का दबाव उसे परेशान कर रहा था। सास ससुर ने इस प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना दिया था। हर बार क्लिनिक से आने पर वो डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखने बैठ जाती थी। पति और पत्नी के बीच कुछ बातें निजी होती हैं जो निजी ही रहनी चाहिए, पर उनके घर में ऐसा कुछ नहीं था। सास की हर बात में दखल अंदाजी उसे चुभने लगी थी। कार्तिक को कुछ कहो तो उसका एक ही जवाब होता था कि उन्हें माँ होने के नाते उनकी चिंता है। तुम हमेशा उन्हें गलत क्यों समझती हो? कुछ और मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद निकिता को पता चला कि उसकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से उसे कंसीव करने में समस्या आ रही है। ट्यूब्स को खोलने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। इस वजह से उससे ज़्यादा उसकी सास परेशान हो गई थी। उन्हें डर सताने लगा था कि वो कभी दादी बन भी पाएंगी कि नहीं। उनका बेटा कहीं निसंतान ही न रह जाए। वो निकिता को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, उन्होंने गलती कर दी कार्तिक की शादी उससे करवा कर। निकिता रात को कमरे में तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी। कार्तिक उसे रोता हुआ देखकर उसे प्यार से समझाने लग गया, निकिता, इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मम्मी की बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सर्जरी से डर लगता है। उस टेस्ट को करवाने में ही मेरी जान निकल गई थी। मुझे डर लग रहा है कार्तिक। मान लो अगर सर्जरी के बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा? इतना निगेटिव मत सोचो निकिता, बात का बाद में देखेंगे। चलो अब सो जाओ। वो कुछ ही देर में सो गया। कार्तिक की बातों ने उसके दिल को वो तसल्ली नहीं दी थी जो वो चाहती थी। उसे इस जवाब की उम्मीद थी, कोई बात नहीं निकिता, अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम गोद ले लेंगे।
पर उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। भविष्य को लेकर उसका दिल बहुत घबराया हुआ था। निकिता की सर्जरी की तारीख अभी तय नहीं हुई थी। उसकी सास ने शाम को कार्तिक से कहा कि वो लोग दिल्ली वापस जाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए। अब वो और निकिता को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। आपको निकिता ने कुछ कहा है क्या? निकिता ने उनकी बात सुन ली थी। वो रसोई छोड़कर बाहर आ गई। उसे देखते ही उन्होंने बात पलट दी। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है कार्तिक? निकिता ने हमें कुछ नहीं कहा। ये तो हम खुद अपनी मर्जी से दिल्ली जाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए। वहाँ भी तो घर है, वो भी तो देखना है। और फिर हमारा डॉक्टर भी तो वहाँ है, उनको दिखाने का समय भी आ गया है। तो हमारी फ़्लाइट के टिकट बुक करवा दे, हम लोग चले जाएंगे। निकिता समझ गई थी उनके जाने की वजह उसकी सर्जरी होनी थी। ऐसे में उससे तो कोई काम होगा नहीं। घर के काम की जिम्मेदारी और बहू की सेवा से बचने के चक्कर में झट से उन्होंने दिल्ली जाने का फ़ैसला ले लिया। उसने भी बड़े प्यार से कहा, मम्मी कम से कम मेरी सर्जरी तक तो रुक जाइए। कार्तिक सब अकेले कैसे संभालेंगे? इसलिए तो जा रहे हैं बेटा। बेचारा बीवी को संभालेगा या हम बुढ़े बुढ़िया को? हम दोनों तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। फिर तेरे पापा का मेडिकल चेकअप का समय भी आ गया है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, कार्तिक सब संभाल लेगा। और फिर काम वाली तो है ही। ठीक है मम्मी, जैसी आप लोगों की मर्ज़ी। कार्तिक ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग माने नहीं और कुछ दिन बाद फ़्लाइट से दिल्ली वापस चले गए। विहान को ऑफिस में आजकल कार्तिक का मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। उसने लंच ब्रेक में उससे पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? आजकल तू टेंशन में लगता है। टेंशन में तो हूँ। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है और उसके बाद कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम। अंकल आंटी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो लोग तो ठीक हैं, दिल्ली चले गए हैं। कल शाम की फ़्लाइट थी उनकी, इसलिए तो कल हाफ डे पर चला गया था। तो फिर टेंशन वाली क्या बात है? निकिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए छुट्टी ले रहा हूँ। ये सुनकर विहान घबरा गया। ऐसा क्या हो गया जो तुझे छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ गई? लेडीज़ प्रॉब्लम। कार्तिक इतना कहकर अपनी सीट पर चला गया। ज़्यादा खुलकर वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता था और विहान डिटेल में हर बात जानना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसी कौन सी लेडीज़ प्रॉब्लम है जिसके लिए उसे छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ गई। कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? इसके माँ बाप भी बड़े अजीब हैं। बहू का ख्याल रखने का समय आया तो कल्टी मार गए और ये उनके लिए रोता रहता है। निकिता का तो इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सब मेरी गलती है। ना मैं निकिता को छोड़ता और ना आज उसे यह दिन देखना पड़ता। चाहकर भी फ़ोन नहीं कर सकता। कुछ भरोसा नहीं है फ़ोन उठाएगी भी कि नहीं। निकिता की ख़राब तबीयत के बारे में सुनकर विहान परेशान हो गया था। इस चक्कर में वो जिम भी नहीं गया था। घर आते ही औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ गया। काव्या ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस सिर में दर्द है। वो उसके पास बैठकर उसका प्यार से सिर दबाने लगी। सिर दबाने की ज़रूरत नहीं है काव्या, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर लेट गई। काव्या का दिल विहान के लिए परेशान हो रहा था और विहान का दिल निकिता के लिए। कार्तिक निकिता को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ था सर्जरी के लिए। वो बहुत घबराई हुई थी। एक दिल तो कर रहा था कि अभी हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाए, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि अगर वो माँ नहीं बन पाई तो दुनिया उसे जीने नहीं देगी। उसके और कार्तिक के रिश्ते पर भी इससे असर पड़ेगा। नर्स उसे लेकर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर बताया कि सर्जरी ठीक से हो गई है। अभी वो बेहोश हैं। रूम में शिफ्ट होने के बाद वो उससे मिल सकता है। एक दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में रखा गया था। निकिता के पेट और कमर में दर्द था। चेहरा बिल्कुल उतर गया था, होंठ सूखे हुए थे। वो उसके सीने से लगकर रो रही थी। शांत हो जाओ निकिता, ऐसे रोगी तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। निकिता की मम्मी और बहन का फ़ोन भी आया था। उन्होंने उसे तबीयत ठीक होने के बाद दिल्ली आने के लिए कहा था। सबके फ़ोन दोपहर तक आ गए थे, लेकिन उसकी सास का फ़ोन रात को आया था। वो कहने लगी, बेटा मैंने इसलिए सुबह फ़ोन नहीं किया कि तू आराम कर रही होगी। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ पहले से, कमर और पेट में दर्द है। ठीक होने के बाद जिम के पीछे मत पड़ जाना। अब परिवार बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। कार्तिक ठीक है ना? उसका और अपना ख्याल रखना। कल सुबह फ़ोन करूँगी। सास से बात करने के बाद निकिता का पारा चढ़ गया था। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, पता नहीं क्या चिढ़े इन्हें मेरे जिम जाने से। घूम फिर कर जिम के पीछे पड़ जाती हैं। अभी भी अपने बेटे की चिंता है। इस हालत में मैं अपना भी ख्याल रखूं और उसका भी। उसकी तबीयत के बारे में ऐसे पूछ रही हैं जैसे सर्जरी उसकी हुई हो। कार्तिक को तो कुछ कहना ही बेकार है। जरा सा उनके बारे में कुछ कहो तो उसे मिर्ची लग जाती है। उसकी नज़रों में बीवी हमेशा गलत है और माँ हमेशा सही। जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तभी भाग जाती हैं अपनी उम्र का बहाना बनाकर।
पोते पोती चाहिए उन्हें, खिलाएंगी एक दिन भी नहीं, उन्हें पालने के समय बहाना बना देंगी अपनी बीमारी का और दिल्ली निकल लेंगी। अगले दिन कार्तिक उसे लेकर घर चला गया। घर में सफाई से लेकर खाना बनाने वाली तक तो थी ही, तो उस पर कोई काम का बोझ नहीं पड़ा था। उल्टा उसे भी निकिता के साथ घर में आराम मिल रहा था। 3 दिन बाद उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर तो हो गई थी, फिर भी कुछ दिनों के लिए उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। इधर वियान उसकी चिंता में जला जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कार्तिक को फ़ोन करके उसके हालचाल पूछने का, लेकिन उसे बुरा लग सकता था। काव्या को कह नहीं सकता था निकिता की तबीयत के बारे में फ़ोन करके पूछने के लिए। उसे डर था वो कहीं उसके ख़राब मूड को निकिता की बिगड़ी हुई तबीयत से ना जोड़ने लगे। एक हफ्ते बाद कार्तिक के ऑफिस आते ही वो उसके हालचाल पूछने पहुंच गया। लंच टाइम का इंतज़ार भी नहीं किया। और कार्तिक कैसा है, निकिता की तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ, निकिता भी ठीक है, जवाब देते हुए कार्तिक ने उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहा हो मेरी बीवी की तबीयत में तू क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है। लंच ब्रेक का इंतज़ार भी नहीं किया और सुबह सुबह खोज खबर लेने पहुंच गया। उसका चेहरा देखकर विहान काम का बहाना बनाकर अपनी सीट पर चला गया। सीट पर बैठकर अपने आप को कोस रहा था उससे निकिता के बारे में पूछने के लिए। आज जिस तरह से कार्तिक ने उसकी तरफ देखा था उसे अच्छा नहीं लगा था। इससे बेहतर था कि वो निकिता को फ़ोन कर लेता। वैसे भी यह ऑफिस में, इसे क्या पता चलेगा कि मैंने उसे फ़ोन किया है। ये सोचकर वो बीच में समय मिलते ही कोने में चला गया उसे फ़ोन करने के लिए। निकिता फ़ोन उठाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी उसने उसका फ़ोन उठा लिया। हेलो, तबीयत कैसी है? क्या हो गया था तुम्हें? कार्तिक कहाँ है? अपनी सीट पर है, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी तबीयत ख़राब थी। वही तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ था? कार्तिक कह रहा था कोई लेडीज़ प्रॉब्लम है। मैं फ़ोन रख रही हूँ, आगे से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक को पता चल गया था वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। 1 मिनट मेरी बात सुनो, फ़ोन मत रखो। अचानक से उसे महसूस हुआ उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा है। पीछे मुड़कर देखा तो कार्तिक था। उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। किसे फ़ोन रखने के लिए मना कर रहा था विहान? उसने झूठ बोल दिया, काव्या से बात कर रहा था। सुबह थोड़ी तू में हो गई थी, बस उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। मानिए नहीं नहीं, उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। कोई नहीं, शाम को घर जाकर मना लूँगा। चल, लंच का समय हो गया है, लंच करने चलते हैं। विहान मन ही मन भगवान का शुक्र मना रहा था कि उसने उसके मुंह से निकिता का नाम नहीं सुना। अगर सुन लेता तो उसके कान खड़े हो जाते। ये सोचकर कि कहीं वो उसकी निकिता से बात तो नहीं कर रहा था। निकिता ने गुस्से में आकर उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। वो मन ही मन उसे कोस रही थी। पागल कहीं का, जब हीरो बनने का समय था तब दुम दमाकर भाग गया और अब शेर बन रहा है। कहीं इसके चक्कर में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। एक तो वैसे ही मन में डर लगा हुआ है कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऊपर से इसने दिमाग ख़राब कर रखा है। माँ नहीं बन पाई तो मेरी सास मुझे चैन से जीने नहीं देगी। उस पर कार्तिक को मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे ही उसके लिए माँ की बात पत्थर की लकीर है। विहान का दिमाग अपने घोड़े दौड़ाने में लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निकिता को ऐसी कौन सी लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई जो कार्तिक ने 1 हफ्ते बाद ऑफिस में दर्शन दिया। वो मन ही मन उसे कोस रहा था। पता नहीं क्या किया इसने निकिता के साथ जो उसकी तबीयत बिगड़ गई। पागलों की कमी नहीं है इस दुनिया में। ये बात विहान पर पूरी तरह फिट बैठती है। अपनी बीवी संभाली नहीं जा रही और दूसरे की बीवी के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा है। निकिता की सर्जरी को भी 6 महीने होने को आ रहे थे, पर अभी तक हाथ में परिणाम नहीं था। मानसिक तनाव दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था। हर महीने पीरियड्स होने पर दिल टूट सा जाता था। कार्तिक मुंह से तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वो भी इस वजह से टेंशन में। सास बार बार आईवीएफ के लिए जोर दे रही थी, लेकिन आईवीएफ करवाना भी कोई खाने का काम नहीं था। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके दौरान महिलाओं को शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं से तो गुजरना पड़ता ही है, साथ में बहुत महंगी भी होती है। ऊपर से इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। निकिता इसके पक्ष में नहीं थी। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसके शरीर को नुकसान हो। पहले ही वो डॉक्टर के चक्कर काट काट कर और दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो चुकी थी। कार्तिक के मज़े थे, सारी तकलीफ़ें उसे ही झेलनी पड़ रही थी। उसने एक बार कार्तिक से बच्चा गोद लेने के बारे में कहा तो उसने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहने लगा वो अपना बच्चा चाहता है, और एक बारगी को मजबूरी में आकर वो इस बात के लिए तैयार हो भी गया तो उसके माता पिता तैयार नहीं होंगे। वो उस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। निकिता मन ही मन सोच रही थी कि आखिर पत्नी की जगह क्या है पति की नज़रों में। हर समय अपने माता पिता की तकलीफ़ों का ध्यान रहता है, लेकिन बीवी की तकलीफ़ों का क्या? जब बीवी का पक्ष लेने की हिम्मत ही नहीं थी तो फिर शादी क्यों की? विहान ने अपने परिवार के चक्कर में मुझे धोखा दिया, और ये भी श्रवण कुमार बनने के लिए।
मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। जब इसे मेरी तकलीफ़ों से कोई मतलब ही नहीं है तो मैं क्यों इसके लिए अपने शरीर और मन की कुर्बानी दूँ। दिल कर रहा है तलाक लेकर कहीं दूर चली जाऊँ। ऐसा लग रहा है जैसे माँ नहीं बनी तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। बच्चे का होना ही सब कुछ नहीं होता, औरत का अपना एक अस्तित्व भी होता है जिसे पूरा करने के लिए ना तो शादी की ज़रूरत है और ना ही बच्चे की। अब जिनके बच्चे नहीं हो रहे इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो आत्महत्या कर लें या अपनी ज़िंदगी रोकर गुजार दें। बच्चा ना होने का दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी पूरी ज़िंदगी रोकर गुजारूं। निकिता के विचार तो बहुत क्रांतिकारी थे, पर उन विचारों को समझने वाला कोई नहीं था। कार्तिक के साथ रहते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। काव्या की ज़िंदगी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। अचानक से वज़न बढ़ता जा रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस चक्कर में उसने जिम जाना भी शुरू कर दिया था। बाकी उसके खाने पीने पर रोक विहान ने पहले से ही लगा रखी थी। कपड़े टाइट होते जा रहे थे, शरीर फैलता जा रहा था। साथ ही उसके फैले हुए शरीर को देखकर विहान का चिड़चिड़ाना भी बढ़ता जा रहा था। विहान और निकिता का मिलना तो बंद था। कार्तिक उससे बच्चे को लेकर कोई बात साझा नहीं करना चाहता था। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि उसकी निकिता आजकल किन हालातों से गुजर रही है। उसके द्वारा नंबर ब्लॉक किए जाने के बाद विहान ने दोबारा कोशिश नहीं की थी उसे फ़ोन करने की। कार्तिक को काम के सिलसिले में काव्या की कंपनी में आना जाना लगा रहता था। इस वजह से दोनों के बीच असहजता बढ़ गई थी। उसने भी काव्या के बढ़े हुए वजन को नोटिस किया था, लेकिन इस बारे में बात करना उसे ठीक नहीं लगा। अक्सर वो उसे चीयर अप करने के टिश्यू पेपर पर छोटे छोटे नोट्स लिखकर देता था, जिसे वो संभाल कर अपने बैग में रख लेती थी। एक दिन कार्तिक ने विहान को बताया, मैं और निकिता अगले महीने दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए। ये सुनकर वो हैरान हो गया। अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों? अचानक कहाँ? 7-8 महीने पहले बताया तो था तुझे कि हम दिल्ली शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद इस बारे में तूने बताया भी तो नहीं कुछ। मुझे लगा तू इस बात को लेकर गंभीर नहीं है। तुम दोनों की नौकरी का क्या होगा? मैंने गुड़गांव में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है, पैकेज भी यहाँ से ज़्यादा है। निकिता को भी नौकरी मिल गई है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम लोग पेरेंट्स के साथ रहने वाले हो या अकेले, एक ही शहर में रहकर उनसे अलग रहने का मतलब नहीं बनता। वैसे भी उनकी उम्र हो रही है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। निकिता राज़ी हो गई इस बात के लिए। हम पहले राज़ी नहीं थी, लेकिन फिर मेरे काफ़ी समझाने पर आखिरकार मान ही गई। कार्तिक अपनी सीट पर चला गया था और विहान उसे मन ही मन गालियाँ दे रहा था। कितना चालाक है, इतने महीनों से चुपचाप बैठा था और आज अचानक से आकर बम फोड़ दिया। बंदे ने नौकरी भी ढूंढ ली और बताया तक नहीं, हवा तक लगने नहीं दी। इसकी निजी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? कोई चालाकी सीखे तो कार्तिक से सीखे। जवाब नहीं इस आदमी का। बेचारी निकिता पता नहीं कितने दबाव में होगी। वो तो उसके पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती थी अपनी शादी को बचाने के लिए।